नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। उच्चतम न्यायालय के अनुसार सीआरपीसी की धारा 433A संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की शक्तियों को अवरुद्ध नहीं करती। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विद्यालयी शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। भारत और विश्व बैंक ने बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना के द्वितीय चरण यानी ड्रिप 2 के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त संबंधी स्थायी संसदीय समिति के अनुसार बैंक गैर निष्पादित आस्तियों से बचने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का उपयोग कर रहे हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र एमपीलेड्स के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के लिए आवंटित 50% धनराशि वित्तीय वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त रही। और अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय के अनुसार सीआरपीसी की धारा 433A संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की शक्तियों को अवरुद्ध नहीं करती। हरियाणा राज्य बनाम राजकुमार वाद में उच्चतम न्यायालय इस तर्क का परीक्षण कर रहा था कि क्या राज्य सरकारें दोषियों द्वारा किए गए अपराधों के निरपेक्ष उन्हें क्षमादान देने और निर्धारित दंडावधि से पहले उन्हें मुक्त करने की नीतियां अपना सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A के अनुसार समुचित सरकार दंडभोगी व्यक्ति की सम्मति के बिना उसके मृत्यु दंड का किसी अन्य दंड के रूप में लघुकरण कर सकती है। आजीवन कारावास के दंडादेश को 14 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है। साथ ही कठिन कारावास या सादे कारावास या जुर्माने में लघुकरण कर सकती है। ये धारा ऐसे दोषियों के आजीवन कारावास के दंड को निलंबित करने की राज्य की शक्तियों को सीमित करती है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ऐसे किसी बंदी को दंड में छूट देने के लिए अधिकृत है यदि उसने 14 वर्ष के कारावास को पूर्ण कर लिया है। लेकिन यदि कारावास की अवधि 14 वर्ष से कम है तो संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल राज्य सरकार की अनुशंसा पर बंदी को समय से पहले रिहाई प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 161 के तहत किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसके प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की। इस योजना को 1572.86 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 तक आगामी 2 वर्षों के लिए विस्तार प्रदान किया गया है। इस योजना के लिए केंद्र का हिस्सा निर्भया कोष से प्रदान किया जाएगा। निर्भया फंड फ्रेमवर्क महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक गैर व्यक्तिगत समग्र कोष प्रदान करता है। ये कोष आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रशासित है। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ये न्यायालय लैंगिक अपराधियों के विरुद्ध निवारक ढांचे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एफएसटीसी यानी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के तहत स्थापित किया गया था। इस उद्देश्य के लिए कुल 1023 एफएसटीसी स्थापित किए गए थे। इनमें से 389 एफएसटीसी विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई पर केंद्रित हैं। प्रत्येक एफएसटीसी में एक न्यायिक सदस्य और 7 अन्य सदस्य होते हैं। एफएसटीसी की स्थापना का उत्तरदायित्व राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों का है। वर्तमान में 28 राज्य इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। पात्र सभी 31 राज्यों को शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार प्रस्तावित है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 इसे बच्चों को लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक हमलों और पोर्नोग्राफी संबंधित अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। संबंधित विविध अपराधों के लिए दंड में वृद्धि करने का प्रावधान शामिल करने के लिए वर्ष 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। अगली खबर शिक्षा क्षेत्र से। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विद्यालयी शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को 5 वर्ष तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2018 में आरंभ की गई समग्र शिक्षा योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए दोबारा विस्तार प्रदान किया गया है। समग्र शिक्षा योजना विद्यालयी शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है। इसमें पूर्व विद्यालयी शिक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के संपूर्ण विस्तार को शामिल किया गया है। ये योजना
विद्यालयी शिक्षा की निरंतरता पर बल देती है और शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG 4 के अनुरूप है। इस योजना के अंतर्गत 3 योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को समाहित किया गया है। इस योजना को राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ साझेदारी में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। इस योजना के दूसरे संस्करण में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों एवं विकास एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय एवं कौशल विकास के लिए वित्त पोषण प्रदान करने वाले अन्य मंत्रालयों के साथ अभिसरण में किया जाएगा। विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक संस्थानों की वर्तमान अवसंरचना का उपयोग न केवल स्कूल जाने वाले बच्चों बल्कि स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए भी सुनिश्चित किया जाएगा। अगली खबर बांधों से संबंधित है। भारत और विश्व बैंक ने बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना के द्वितीय चरण यानी ड्रिप 2 के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार, केंद्रीय जल आयोग, 10 भागीदार राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों और विश्व बैंक के बीच इस $250 मिलियन की परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य बांध सुरक्षा एवं लचीलेपन को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय जल आयोग इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय एजेंसी है। ड्रिप 2 के उद्देश्यों की बात करें तो बांध परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण का समावेश करता है। ये दृष्टिकोण प्राथमिकता वाले बांधों की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए वित्तीय संसाधनों को प्रभावी रूप से आवंटित करने में सहायता प्रदान करेगा। बांध सुरक्षा दिशा निर्देशों का निर्धारण करना और वैश्विक मानक विकसित करना ड्रिप 2 का उद्देश्य है। इसके अलावा बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित करना और जलाशय संचालनों को एकीकृत करना, नदी के अनुप्रवाह की दिशा में अधिवासित अति संवेदनशील समुदायों की सहायता के लिए आपातकालीन कार्य योजना तैयार करना, फ्लोटिंग सोलर पैनल जैसी अनुपूरक राजस्व सृजन योजनाओं का उपयोग करना। बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना यानी ड्रिप विश्व का सबसे व्यापक बांध प्रबंधन कार्यक्रम है। इसमें 223 बांध परियोजनाओं के पुनरुद्धार और सुधार की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना अवधि को वर्ष 2018 में 2 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य व्यापक प्रणालीगत प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ संस्थागत सुदृढ़ीकरण करते हुए चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन संबंधी प्रदर्शन में सुधार करना है। इसे विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त 437.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता से 6 वर्ष की अवधि के लिए आरंभ किया गया था। भारत में 5,334 बड़े बांध संचालित किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में ये चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। भारतीय बांध और जलाशय वार्षिक रूप से लगभग 300 अरब घन मीटर जल का भंडारण करते हैं। वित्त संबंधी स्थायी संसदीय समिति के अनुसार बैंक गैर निष्पादित आस्तियों यानी NPA से बचने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का उपयोग कर रहे हैं। स्थायी संसदीय समिति ने पर्यवेक्षण में पाया है कि अशुद्ध ऋण के वास्तविक विस्तार को प्रकट न होने देने के लिए बैंक अपनी गैर निष्पादित आस्तियों से बचने के लिए ARCs का आश्रय ले रहे हैं। PSC ने ये भी निर्देशित किया है कि ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। समिति ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में घोषित ARCs और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना को गति प्रदान करने के लिए सरकार से आग्रह भी किया है। इसके द्वारा लोक ऋण रजिस्ट्री यानी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना में भी तीव्रता लाने का सुझाव दिया गया है। PCR उधारकर्ताओं की ऋण संबंधी जानकारियों का एक व्यापक डेटाबेस है। ये डेटाबेस ऋण और क्रेडिट संबंधी निर्णय लेने वाली सभी संस्थाओं के लिए सुलभ है। ARC एक विशेष प्रकार का वित्तीय संस्थान है। ये बैंक की देनदारियों को परस्पर सहमत मूल्य पर खरीदता है और स्वयं ऋण या संबंधित प्रतिभूतियों की वसूली का प्रयास करता है। वर्ष 1991 में गठित नरसिम्हम समिति 1 द्वारा केंद्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। इसके बाद वर्ष 1998 में गठित नरसिम्हम समिति 2 द्वारा ARCs का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ARCs वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिहित का प्रवर्तन अधिनियम यानी सारफेसी एक्ट 2002 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत इकाइयां हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ARCs को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की भांति नियंत्रित करता है। ARCs के लाभों की बात करें तो ये एकल अनन्य इकाई के तहत बैंकों के अशुद्ध ऋणों को समेकित और उनका निराकरण करने में सहायता प्रदान करती है। इससे नियमित बैंकिंग संबंध प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि बैंकों के तुलन पत्र संतुलित रहते हैं। ये उद्यमियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है।
अगली खबर एमपीलेड से। संसद सदस्य एमपीलेड्स यानी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसके अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के लिए आवंटित 50% धनराशि वित्तीय वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त रही। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति से केवल एक सप्ताह पहले संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए धन जारी करने पर वित्त मंत्रालय को प्रश्नगत किया है। इसकी वजह से जो बची हुई धनराशि है वो भी आगामी वर्ष के लिए बिना उपयोग के रहेगी। इससे पहले सरकार ने पिछले वर्ष एमपीलेड्स को 2 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया था और इस धनराशि का कोविड-19 के प्रबंधन के लिए उपयोग किया था। वित्त की इस कमी की वजह से संपूर्ण देश में क्रियान्वयन के अंतर्गत लंबित विभिन्न स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुआ है। एमपीलेड्स एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे वर्ष 1993 में संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की अनुशंसा करने में सक्षम बनाने के लिए आरंभ किया गया था। एमपीलेड्स के अंतर्गत प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए गैर व्यक्तिगत निधि पात्रता 5 करोड़ रुपए वार्षिक है। आरंभ में ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन थी, लेकिन बाद में इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस योजना के तहत लोकसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए सुझाव देता है। राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य अपने राज्य के किसी भी जिले में विकास कार्यों की अनुशंसा कर सकता है। मनोनीत सदस्य केवल किसी एक राज्य में विकास कार्य के लिए सुझाव दे सकता है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल नेमोओपी। ये जानकारी मिली है कि हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नेमोओपी घरेलू पाम तेल उत्पादन को बढ़ावा देगा। इसने घरेलू पाम तेल उत्पादन को मौजूदा 3 लाख टन से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 तक 11 लाख टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे खाद्य तेल के आयात पर भारत की उच्च निर्भरता को कम करने में भी मदद मिलेगी। भारत ने घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष 2020-21 में लगभग 133.5 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया था। इसमें आयातित पाम तेल की हिस्सेदारी घरेलू आवश्यकता की लगभग 56% थी। सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए पुनर्खरीद विकल्प। भारतीय रिजर्व बैंक उन निवेशकों को एसजीबी में पुनर्खरीद का विकल्प प्रदान कर रहा है जिन्होंने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनके पास इसकी पुनर्खरीद करने, इसे स्टॉक एक्सचेंज में विक्रय करने या इसे परिपक्वता तक अपने पास रखने का विकल्प है। इसकी परिपक्वता अवधि बॉन्ड की खरीद के 8 वर्ष बाद होती है। सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिन्हें ग्राम स्वर्ण में वर्गीकृत किया गया है। निवेशकों को निर्गम मूल्य का नकद में भुगतान करना होता है और ये बॉन्ड परिपक्व होने पर नकद में भुनाए जाते हैं। ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चालन योग्य सड़क। सड़क सीमा संगठन ने 19,300 फीट की ऊंचाई पर पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर सड़क का निर्माण किया है। इसने बोलीविया में 18,953 फीट की सड़क के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई जो कि 17,700 फीट है, इससे काफी ऊपर है। लेह में खारदुंगला दर्रा 17,552 फीट की ऊंचाई पर है। ये सड़क पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण कस्बों को जोड़ती है। इससे सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के समुद्री परीक्षण की शुरुआत। इसे भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में डिजाइन किया गया है। सीएसएल पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है। ये भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड का स्वदेशी रूप से एक विमान वाहक पोत के डिजाइन एवं निर्माण का पहला प्रयास है। स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण के साथ भारत उन चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी रूप से अत्याधुनिक विमान वाहक पोत निर्मित करने की क्षमता है। बटेर पालन, क्वेल फार्मिंग। जापानी बटेर पालन ने ओडिशा के कोरापुट जिले को आजीविका पर कोविड-19 के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में सहायता प्रदान की है। बटेर एक छोटा पक्षी है जो तीतर के कुल से संबंधित है। उन्हें पहली बार 1595 में जापान में पालतू बनाया गया था। भारत में बटेर की 2 प्रजातियां हैं। एक है वनों में पाई जाने वाली काले वक्ष वाली बटेर और भूरे रंग की जापानी बटेर जिसका मांस के लिए पालन किया जाता है। बटेर पालन कुक्कुट पालन की तुलना में अधिक लाभदायक है। साथ ही इसके पालन में कम आर्थिक लागत आती है और रोगों का भी कम जोखिम होता है। साथ ही बटेर के अंडे अन्य मुर्गियों के अंडे की तुलना में अधिक पौष्टिक होते हैं।
घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जनजातियों के जाति प्रमाण पत्र। विमुक्त जनजाति वे समुदाय हैं जिन्हें कभी आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था। ये अधिनियम वर्ष 1871 और वर्ष 1947 के बीच ब्रिटिश शासन द्वारा लागू किया गया था। घुमंतु और अर्ध घुमंतु की अवधारणा उन सामाजिक समूहों पर लागू होती है जिन्होंने हाल के दिनों में अपनी आजीविका रणनीति के भाग के रूप में निरंतर और आमतौर पर मौसमी शारीरिक श्रम किया है। ऐसे घुमंतु और अर्ध घुमंतु तथा विमुक्त जनजाति समुदायों के जाति पत्र जो पहले से ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल हैं, इन जाति श्रेणियों को दिए जाने वाले लाभों के लिए मान्य है। सड़क दुर्घटनाओं के लिए प्रारूप नियम। ये नियम हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति के लिए योजना प्रस्तुत करते हैं। इस योजना के अंतर्गत गंभीर रूप से घायल होने वालों के लिए 12,500 रूपए से 50,000 रूपए तक तथा मृत्यु होने पर 25,000 रूपए से 2 लाख रूपए तक क्षतिपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। यह योजना पहले से मौजूद सोलेटियम योजना 1989 का स्थान लेगी। सरकार एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष स्थापित करेगी। इसका उपयोग दुर्घटना पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति और उपचार प्रदान करने के लिए किया जाएगा। मंत्रालय ने दावों के त्वरित निपटान के लिए विविध हितधारकों के लिए समय सीमा सहित सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच की प्रक्रिया, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट और उसकी अनिवार्य रिपोर्टिंग का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।